गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लिवरेज में हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल लिवरेज की, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फिनेंशियल लिवरेज का। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम लोग फिनेंशियल लिवरेज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे, और उस एग्जाम्पल से पहले हम बात करते हैं फिनेंशियल लिवरेज की कुछ फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। तो देखिए, फीचर्स ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, विशेषताओं की बात करेंगे। और वैसे अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप लोग मन से भी लिख सकते हैं इसकी विशेषताएं फिनेंशियल लिवरेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनेंशियल लिवरेज है वो किन दो रिलेशन के बारे में बात करता है। तो आपको पता है कि ये बताता है इफेक्ट ऑन ईपीएस, इफेक्ट ऑन ईपीएस, इफेक्ट ऑन ईपीएस, यानी कि प्रति अंश अर्जन पर प्रभाव, प्रति अंश अर्जनों पर प्रभाव, प्रति अंश अर्जनों पर प्रभाव। यानी कि ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, उस फॉर्मूले में हमने क्या बात की थी कि जो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज हमको बताता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, यानी कि ईबीआईटी, यानी कि अगर ईबीआईटी में चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट हमारे ईपीएस पे यानी अर्निंग पर शेयर पर होगा। तो ये इसका फीचर्स है। क्या बताता है फिनेंशियल लिवरेज? बताता है कि जो फिक्स्ड, आप कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल होती है, उसके कारण से लाभों में जो चेंजेस होता है, प्रॉफिट में चेंज होता है, और उससे हमारा क्या होता है, ईपीएस इफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिनेंशियल लिवरेज कब होगा, कोई भी संस्था फिनेंशियल लिवरेज कब कहलाती है, जब उसके कैपिटल में फिक्स कॉस्ट कैपिटल होगी, तभी वो कहलाएगी फिनेंशियल, आप कह सकते हैं लिवरेज। अगर आपके फिक्स कॉस्ट कैपिटल नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिएगा फिनेंशियल लिवरेज का जो मान है वो 1 रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी संस्था में फिनेंशियल आप कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कैपिटल ही नहीं है, किसी कैपिटल में किसी संस्था ने कैपिटल का अरेंजमेंट किया और इसमें उस कैपिटल में सारी की सारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल ले ली उस संस्था ने, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, वो संस्था क्या फिनेंशियल लिवरेज वाली संस्था कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जो फिनेंशियल लिवरेज का जो मान रहता है वो हमेशा 1 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी कि जिस संस्था में हम कह सकते हैं, जिस संस्था में फिनेंशियल कॉस्ट कैपिटल 0 होती है, उस संस्था में फिनेंशियल लिवरेज का जो आप कह सकते हैं फिनेंशियल लिवरेज है वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, ये भी इसके फीचर्स में आप डाल सकते हो। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन ईपीएस। सेकंड अगर बात करें, इट्स रिलेटेड टू फिनेंशियल रिस्क, ये किससे संबंधित होता है? वित्तीय जोखिम से। जबकि ऑपरेटिंग लिवरेज किससे था? ऑपरेटिंग रिस्क से, और ये फिनेंशियल रिस्क से रिलेटेड है। कैसे है फिनेंशियल रिस्क से? ध्यान रखिए, देखिए, अगर कभी संस्था है उसकी इनकम हो रही है और उसने फिक्स कॉस्ट कैपिटल से अरेंजमेंट किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी संस्था में अगर वहां पे फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो ध्यान रखिएगा उस संस्था के लिए फिनेंशियल जोखिम होगी, ये वित्तीय जोखिम होगी। क्लियर है? यानी कि जो फिनेंशियल लिवरेज है, कहने का मतलब है, देखिए फिनेंशियल लिवरेज है वो फिनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। फिनेंशियल लिवरेज वित्तीय उत्तोलन, वित्तीय जोखिम को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि अगर हाई लेवल के फिनेंशियल लिवरेज को हम यूज करने लग गए, और उससे आप देखते हैं कि अगर
कंपनी को अर्जन नहीं हो पाई, अर्जन यानी प्रति अंश में गिरावट आ गई, तो एक तरह से उसकी रिस्क होगी। आप जानते हैं कि हायर फिनेंशियल लिवरेज का मैंने आपको मीनिंग बताया था प्रीवियस वीडियो में, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हायर फिनेंशियल लिवरेज का मतलब हो गया कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आप क्या कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट कैपिटल का अरेंजमेंट ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। अगर ज़्यादा कर रहे हो लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई तो आपको फिक्स कॉस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट तो टाइम पे देना होगा, आपको डिविडेंड तो टाइम पे देना होगा, तो इस तरह से ये वित्तीय जोखिम को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये इसका फीचर्स हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये रिलेटेड होता है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इट्स अ रिलेटेड आप कह सकते हैं रिलेटेड विथ लिख देते हैं, रिलेटेड विथ लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये चिट्ठे के आप जानते हो कि बैलेंस शीट में जो दो साइड बनती हैं, एक बनती है असेट्स की और एक बनती है लायबिलिटीज की, और लायबिलिटीज में आप क्या दिखाते हो, कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिनेंशियल लिवरेज है वो किससे संबंधित होता है, लायबिलिटीज से, जबकि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है वो संबंधित होता है असेट से। तो ये डिफरेंस भी हो गया। फिनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्लियर है। तो ये भी इसका एक फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, अब जब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पॉइंट था, रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट कैपिटल, ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल से संबंधित होगा। फिनेंशियल लिवरेज का संबंध किसी संस्था में कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल की आप कह सकते हैं प्रेजेंस से ही होता है। अगर किसी संस्था में फिक्स कॉस्ट कैपिटल आप कह सकते हैं ज़्यादा है तो संस्था में वित्तीय उत्तोलन भी ज़्यादा होगा, और आप कह सकते हैं यदि संस्था की कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट कैपिटल कम है तो फिनेंशियल लिवरेज भी कम होगा। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो फिनेंशियल लिवरेज की हम बात कर रहे हैं ये संस्था में कब होगा, जब संस्था की कैपिटल में फिक्स कॉस्ट कैपिटल होगी। फिक्स कॉस्ट कैपिटल का मतलब है डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर होंगे, तभी वो संस्था वित्तीय उत्तोलक होगी। अगर फिनेंशियल कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा है तो आपका फिनेंशियल लिवरेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फिक्स कॉस्ट कैपिटल कम है तो इससे क्या होगा, फिनेंशियल लिवरेज भी कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। अब देखिए एक क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपके बुक्स का ही क्वेश्चन है, कृष्णा लिमिटेड का। द फिनेंशियल मैनेजर ऑफ कृष्णा लिमिटेड, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT इन द करंट ईयर वुड अमाउंट टू 50,000। यानी कि एक कृष्णा लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी जो EBIT है अर्निंग बिफोर टैक्स ये 50,000 है करंट ईयर में। करंट ईयर में कितना बता रहा है, 50,000, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि कंपनी में 5% वाले टोटल 2 लाख यानी कि 2 लाख के क्या है, ऋण पत्र हैं, 5% वाले 2 लाख क्या है, आपके डिबेंचर है, ठीक है। साथ ही साथ वो कह रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 5% डिबेंचर है 2 लाख, ठीक है। साथ ही 10% वाले प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर है आपके, प्रेफरेंस शेयर कितने दे रखे हैं, 1 लाख, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी के पास में 5,000 इक्विटी शेयर है, वो भी 10 रुपीज़ के, ठीक है, 10 रुपीज़ प्राइस के, ठीक है। चलिए लिखिए इक्विटी शेयर 5,000 इक्विटी शेयर कौन सी रेट वाले हैं, एट द रेट 10 रुपीज़, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको फिनेंशियल लिवरेज का आपको ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन है जिसमें आपको EBIT मानना है 30,000 और एक कंडीशन दे रखी है जिसमें आपको EBIT मानना है 70,000। क्लियर है? तो ये दो कंडीशन है और टैक्स रेट दे रखी है आपको 50%। अब इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखवाया था तभी मैंने आपको बताया था जब EBIT में चेंज होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो EBIT में जब चेंज होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये क्लियर है आपको? ये आपको पता होना चाहिए कि कब लगेगा, ठीक है। यानी कि जब EBIT के लेवल में, ये देखिए EBIT चेंज हो रहा है 30,000, ये तो करंट ईयर में तो 50,000 है, जबकि एक बार 30,000 एक बार 70,000 है। तो EBIT के लेवल में चेंज हुआ ना, कि EBIT आपको अलग अलग दे रखा है, तो EBIT के लेवल में जैसे ही चेंज हुआ तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहला डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। इसमें वही आइटम का कॉलम बनेगा। तीन सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन, करंट ईयर की दे रखी है और एज्यूम सिचुएशन दे रखी है। तो पहला कॉलम आपका बन जाएगा पर्टिकुलर का, ठीक है, और एक बन जाएगी आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, और दो हो जाएगी आपकी एज्यूम सिचुएशन, ठीक है, और ये भी एज्यूम बनेगी। अब ये एज्यूम सिचुएशन आपको कितनी दे रखी होती है क्वेश्चन पे, वो डिपेंड करेगा कि पेपर किस टाइप में आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं EBIT का। अब मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि ध्यान रखिएगा, जहां ऑपरेटिंग लिवरेज एंड होता है वहां से स्टार्ट कौन होता है, वहां से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल लिवरेज। जहां से ऑपरेटिंग लिवरेज एंड होता है वहां से फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो आपको पता है ऑपरेटिंग लिवरेज कहां पे खत्म हो रहा था, EBIT पे, ठीक है। तो यहाँ EBIT से ये स्टार्ट होगा। क्लियर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। EBIT लिख दिया हमने। अब EBIT प्रेजेंट सिचुएशन का क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 50,000, करंट ईयर का 50,000 दे रखा था। एज्यूम सिचुएशन में एक बार आपको दे रखा था 30,000 और एक बार दे रखा है 70,000। क्लियर है? सबसे पहले EBIT से हम क्या लेस करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया था स्टार्टिंग में फाइनेंशियल लिवरेज, जब आपको लिवरेज का स्टार्ट किया था चैप्टर वीडियो फर्स्ट, ठीक है, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कैसे स्टार्ट होता है EBIT। और EBIT में से सबसे पहले लेस क्या करते हैं, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, किस पे दिया जा रहा है, डिबेंचर पे। अब कितने परसेंटेज के डिबेंचर है देख लेते हैं हम लोग। आपका डिबेंचर है 5% डिबेंचर, कितने हैं, 5% डिबेंचर 2 लाख के, ठीक है। तो देखिए 50 कह सकते हैं 2 लाख का डिबेंचर है ना, ये देखिए 2 लाख मल्टीप्लाई 5% है, चलिए 5%, तो देखिए 5% से कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 कॉमन ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बताया है, सारे कॉमन डिबेंचर के बारे में बात की। जैसा क्वेश्चन बता रहा है हमें बिल्कुल वैसे ही काम करना है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 40,000, 20,000 और ये आ जाएगा 60,000। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 40, 20 और 60। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या कहेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स उसमें से लेस नहीं किया। अब सेकेंड हम चीज करेंगे लेस टैक्स, और टैक्स की रेट दे रखी है 50%, तो लेस कर देंगे। 40,000 का 50% कितना होगा, 20,000, 20,000 और ये 20,000 आ जाएगा। 20,000 का 50%
10,000 और ये आ जाएगा आपका 10,000। क्लियर? 60,000 का 50% हो जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा आपका 30,000। क्लियर? ये आ जाता है हमारा EAT। ये हमारा क्या आ जाएगा? EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? लेस होता है, जब टैक्स लेस हो जाता है उसके बाद होता है डिविडेंड लेस। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमको लेस करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था डिविडेंड कितना है। आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का, तो यानी कि 10,000। तो सब में से क्या लेस हो जाएंगे? 10,000। ठीक है, अब लेस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 10 में से 10 गया तो 0 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000। क्लियर है? अब ये जो बचा है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बचा है हमारे पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो अर्निंग है, ये जो अर्निंग बताई जा रही है, ये किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, अब हमें निकालना है ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलता है? देखिए ईपीएस निकलेगा आपका, इक्विटी शेयर होल्डर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर होल्डर कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर होल्डर 5,000 के 10 रुपए की रेट के दे रखे हैं। तो आपको ईपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2। कैसे आया देखो, अर्निंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस का वो देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी, यहाँ पे तो कितना है अर्निंग, कितना बचा? 10,000 और अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना है क्वेश्चन में दे रखा है? 5,000। तो ये कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? यहाँ पे तो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 20,000 इसके लिए अवेलेबल है और 5,000, तो ये कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? अब हमें जो मेन चीज निकालनी है वो परसेंटेज चेंज का निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला DFL बराबर परसेंटेज चेंज इन किसमें परसेंटेज बता रहे हैं? चलिए नेक्स्ट एक ले लेते हैं, उस पर करके देखते हैं। देखिए ये मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमने कॉलम बनाए थे, अब उसका फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है देखो, पहले परसेंटेज निकालने से पहले आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले ईबीआईटी का निकालते हैं। ईबीआईटी कितना है? 50,000। ठीक है, और यहाँ पे ईबीआईटी कितना हो गया? 30,000। कितने से कम हुआ? 20 से। ठीक है, 20 से कम हो गया और पहले कितना बचा? 50,000। तो 20,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100 क्या निकलेगा? तो इसको कैसे निकालेंगे देखो, यहां पे देखिए 50,000 थे, 50,000 से ये कितने में कम हुआ? सेकेंड एज्यूम वाली कंडीशन का निकालेंगे। फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का ईबीआईटी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 20,000 से कम हुआ 20,000 से। पहले का ईबीआईटी कितना था? 50,000 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40%। उसी तरह से ईबीआईटी सेकेंड इसका निकालो, एज्यूम वाले का 50,000 थे, कितने से बढ़ गए? ये तो माइनस का आएगा क्योंकि कम हुआ है, 20,000 से कम हुए हैं पहली वाली सिचुएशन में। सेकेंड सिचुएशन देखिए 20,000 से क्या हुआ? बढ़ गया है। ठीक है,
अब नीचे कितना लिखेंगे 50,000 पहले वाला और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा प्लस का 40%। क्लियर है, ये समझना जरूरी है। ईबीआईटी में कितना चेंज आया, तो देखो 20,000 से कम हुआ, 20,000 माइनस वाला, फिर पहले वाला कितना है 50,000, तो 20,000 बटा 50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40% माइनस के। अब यहाँ पे 50,000 थे, कितने से बढ़ गया 70,000 हो गया, तो कितने से बढ़ा फिर 20,000 से, तो 20,000 अपॉन 50,000 मल्टीप्लाई 100, ये प्लस का 40% है क्योंकि इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ईबीआईटी। क्लियर है, उसी तरह से हमको अब हमको फॉर्मूले में चाहिए ईपीएस। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन का और सेकंड सिचुएशन का डिफरेंस निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, 0 हो गया, यानी कितने से कम हुआ फर्स्ट सिचुएशन में। देखो फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो ईपीएस का निकालते हैं, ईपीएस का जो चेंज हुआ है परसेंटेज में, उसमें फर्स्ट सिचुएशन में ये 2 से सीधा क्या हो गया 0, तो आ जाएगा 0, नहीं सॉरी 2 से कम हुआ ना, तो 2 पूरा का पूरा 2 से कम हुआ है, और पहले कितना था 2, तो 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा 2 में से 2 था और पूरा 0 हो गया, कितने कम हो गया 100% कम हो गया, माइनस का 100। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए 2 था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 4, कितने से बढ़ गया भैया 2 से बढ़ गया, और पहले कितना था 2 था, तो फिर 100 कर दीजिए, लेकिन ये बड़ा है इसीलिए क्या होगा प्लस का 100। ये क्लियर हुआ आपको, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये 2 था 0 हो गया है, तो बिल्कुल 2 से कम हो गया, तो कितने से कम हुआ 2 से, पहले वाला कितना है 2, तो फिर मल्टीप्लाई करके आप प्लस का निकाल दीजिए। क्लियर, अब हमारा जो फॉर्मूला था अब हमने निकाल दिया। सिचुएशन देखिए, एज्यूम वाली सिचुएशन का ही हमें पता करना है। एज्यूम वाले में देखो जहां पे हमारा 0 आया था, ठीक है, हमारा जो कह सकते ईपीएस था वो 0 था उस कंडीशन में, और एक में क्या था 4 था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस का 40% आया था, क्योंकि माइनस का 40% का मतलब क्या हो गया कि पूरा ईपीएस जो था वो 0 हो गया। ठीक है, 2 से कितना हो गया 0, तो ये आपने देखा। साथ ही साथ ईबीआईटी और ईपीएस का देखो, सॉरी ये आपका ईबीआईटी का है, ईबीआईटी का 40% और साथ ही यहाँ था 40% ईबीआईटी, ये हम बात कर रहे हैं ईबीआईटी की। ठीक है, और ये माइनस का 100% ईपीएस का, और ये प्लस का 100% ईपीएस का। तो ये तो हमने अभी बनाया था वर्किंग नोट। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बेस पे हम निकालते हैं ईपीएस। ईपीएस कितना था 100% अपॉन -40, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। क्लियर, और यहाँ पे जहाँ पे ईपीएस आपका बढ़ गया था 4 हो गया था, तो वहां कंडीशन में प्लस का 100 और प्लस का 40%, तो ये आ जाएगा 2.5। क्लियर है, तो ये तो माइनस का है और ये क्या होगा प्लस का, तो ये जो माइनस का है वो कहलाता है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल आपका फिनेंशियल लिवरेज, जबकि ये क्या कहलाएगा प्लस का है, इसीलिए कहलाता है फेवरेबल फिनेंशियल लिवरेज। क्लियर है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिचालन उस समय बताएं, देखिए अगर जिसमें स्थायी लागत ज्यादा विद्यमान होगी, स्थायी लागत जिसमें ईबीआईटी ज्यादा होगी वो फेवरेबल कंडीशन बता रहे। ईबीआईटी बढ़ेगी तो ईपीएस का भी बढ़ेगा। देखा ना आपने, यहाँ पे देखो 50,000 था ईबीआईटी, 70,000 हो गया, ये 70,000 हुआ, तो ईबीआईटी भी आपका कितना आया 4 आया। यहाँ पे ईबीआईटी कम हो गया, 30,000 था, तो ईबीआईटी जो आपका ईपीएस है वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है यही बताता है हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं, ये देखिए कि ईबीआईटी में जितना चेंजेस आता है, ईबीआईटी में अगर 1% चेंज आता है तो ईपीएस में कितना आ रहा है 2.5। ईपीएस अगर 1% ईबीआईटी में 1% ईबीआईटी में कमी होती है, तो जो 1% ईबीआईटी में कमी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जो ईपीएस होता है वो 2.5% से आप कह सकते हैं कमी हो जाती है, 2.5 गुना। ठीक है, उसी तरह से अगर जो ईबीआईटी है उसमें 1% अगर वृद्धि होती है, प्लस की 1% वृद्धि होती है, तो जो ईपीएस है वो भी 2.5 गुना वृद्धि करता है। तो यानी ईबीआईटी का जो इफेक्ट
EPIT में जो चेंजेस आएगा उसका EPS पे इफेक्ट होगा, ये बताता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।